आइए पृथ्वी को बीच में से काट लेते हैं। आप इसकी सभी लेयर्स को देख सकते हैं। यह इनर कोर है। यह किसी ओवन से लगभग 40 गुना ज्यादा गर्म है। यह मैंटल है, गर्म लावा का सागर। और यहाँ पृथ्वी की क्रस्ट है, वह ठोस सतह है जिस पर हम सब रहते हैं। लेकिन ऊपर देखें तो एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर के अलावा भी कई लेयर्स हैं। साइंटिस्ट ने हाल ही में यहाँ एक अजीबोगरीब बबल की खोज की है जो हमारे ग्रह को रेडिएशन से बचाता है। नहीं, ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यह बबल रेडियो वेव से बना है, वही जिसका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। हमारा ग्रह रेडियो स्पेक्ट्रम में क्रिसमस ट्री की तरह चमकता है। लेकिन हम यहाँ काफी लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। वही वेव्स जिनकी मदद से हम सबमरीन से कम्युनिकेट करते हैं। तो रेडियो वेव्स लाइट वेव्स या रेगुलर ओशन वेव्स की तरह होती हैं। इसकी तरफ देखिए, दो पीक्स के बीच की दूरी वेवलेंथ होती है। एक समय के बाद ये वेव्स कितनी हैं, वो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 1 सेकंड के इंटरवल में 10 वेव्स होती हैं, तो क्या आप इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी का अंदाजा लगा सकते हैं? जी हाँ, यह 10 हर्ट्ज है। सेलफोन 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उस नंबर में 6 और 0 जोड़ दीजिए। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी की वेव्स बैरियर्स में अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं होती हैं। सोचिए, जब आप सुरंग में ड्राइव करते हैं तो आपके सेलफोन का कनेक्शन कैसे खो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मेटल होता है। यह एक कंडक्टिव मटेरियल है जो रेडियो वेव्स को काफी कमजोर कर देता है। सॉल्ट वाटर भी एक तरह का कंडक्टर होता है। इसलिए अगर सबमरीन काफी गहराई में है तो पानी की मोटी परत सिग्नल को कमजोर कर देती है और हम कम्युनिकेशन खो देते हैं। इसे बनाए रखने के लिए हम कम वेव्स भेजते हैं, लेकिन उन्हें लंबा बना देते हैं। उसी समय में छोटी वेव्स की फ्रीक्वेंसी लंबी वेव्स की फ्रीक्वेंसी की तुलना में बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए इन्हें बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स कहा जाता है। लेकिन अब ये पता चला है कि वेव्स पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष का भी सफर तय करती हैं। यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। वेव्स सूरज से निकलने वाले रेडिएशंस के कणों से टकराती हैं। हम सोचते हैं कि सूरज हमें रोशनी और गर्मी देने वाला एक दोस्ताना जायंट है, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक रेडिएशन छोड़ता है। हमारे होम स्टार पर हर फ्लेयर या मटेरियल के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से रेडिएशन का और भी बड़ा बर्स्ट होता है। ये कण हमारे ग्रह पर आते हैं ठीक वैसे ही जैसे रेडियो वेव्स आती हैं। यह 8 मिनट में सूरज से पृथ्वी तक 150 मिलियन किलोमीटर का सफर तय करते हैं और हमारे बबल में क्रैश हो जाते हैं, जो एक ढाल के तौर पर काम करता है। बेसिकली सूरज से आने वाले रेडिएशंस के कण पृथ्वी के चारों तरफ के रेडिएशन बेल्ट्स में इकट्ठा होते हैं। हमारे ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड उन्हें फंसा लेता है और हाल ही में खोजा गया बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का बबल इस रेडिएशन बेल्ट के ठीक नीचे मौजूद है। यह कुछ नुकसानदायक एमिशंस को दूर करने में हमारी मदद करता है। पुरानी स्टडीज के एनालिसिस से यह साबित हुआ है कि रेडिएशन बेल्ट पहले बहुत नीचे और पृथ्वी के करीब हुआ करती थी, लेकिन जब हमारी सिविलाइजेशन ने रेडियो का एक्टिवली इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमारी वेव्स ने बेल्ट को ऊपर उठा दिया। आम रेडियो वेव से इस तरह के इफेक्ट की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे हमें फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स की हिफाजत करने का तरीका मिलेगा। जब आप पृथ्वी पर होते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको रेडिएशन से महफूज रखता है। जब चार्ज्ड सोलर विंड पार्टिकल्स हमारे ग्रह के पोल्स पर मौजूद एयर पार्टिकल्स को चमकाते हैं तो आप इसे फिजिकली देख सकते हैं। यह एक ऑरोरा है। अगली बार जब आप इस खूबसूरती को निहारें तो जान लें कि असल में पृथ्वी ही आपको कुछ नुकसानदायक किरणों से बचा रही है। लेकिन अगर आप पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर अंतरिक्ष में कहीं मौजूद हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। वहाँ कोई भी चीज आपकी हिफाजत नहीं करती है। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर महीनों बिताने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बड़ी परेशानी है। शायद साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन और स्पेसक्राफ्ट के आसपास बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स के प्रोटेक्टिव बबल्स बनाना सीखेंगे। यही हाल बाकी ग्रहों का भी है। हम शायद मार्स को कॉलोनाइज करने जा रहे हैं। वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और कोई भी चीज आपको रेडिएशन से नहीं बचा सकती है। लेकिन अगर आप वहाँ एक आर्टिफिशियल बबल बनाते हैं तो आप नुकसानदायक रेडिएशंस को कम कर सकते हैं। हमारी हिफाजत करने वाला एक और इनविजिबल बबल एटमॉस्फेयर है। यह एक लेयर केक या प्याज की तरह है। एटमॉस्फेयर के हर स्तर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम जिस निचली परत में रहते हैं वह ट्रोपोस्फेयर है।
इस परत में ग्रह पर मौजूद सारी हवा के वजन का 80% शामिल है। यह वो खास जगह है जहां वाटर वेपर होता है और यहीं पर मौसम नाम की मशीन भी काम करती है। सूरज पृथ्वी पर एनर्जी की किरणें भेजता है। हमारे ग्रह की सतह उन्हें रिफ्लेक्ट करती है और ट्रोपोस्फियर में हवा को गर्म करती है। इससे यह मूव करती है और ठंडी हवा को रिप्लेस कर देती है। तो सभी हवाएं, साइक्लोन, तूफान और बवंडर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक केवल ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। इसलिए कमर्शियल प्लेन्स करीब 6 मील की ऊंचाई पर उड़ते हैं। हवा या दूसरे खराब मौसम की हालत इस इलाके पर शायद ही कोई असर डालती है और यहाँ की हवा उतनी घनी नहीं होती है जितनी नीचे पृथ्वी पर होती है। समुद्र तल से 1 मील की ऊंचाई पर उड़ना ऐसा होगा जैसे किसी बिस्किट में से होकर जाना। ये काफी मुश्किल होगा, लेकिन 6 मील की ऊंचाई पर उड़ना ऐसे लगता है जैसे हल्की व्हिप क्रीम से होकर आगे बढ़ना। प्लेन लगभग किसी तरह का रेजिस्टेंस महसूस नहीं करता। तो ये दोनों तरफ की जीत है। वो फ्यूल बचाते हैं और पैसेंजर्स को महफूज रखते हैं। कुछ जरूरी कमियां ये हैं कि यहाँ बहुत ठंड होती है और आप इस जगह पर सांस नहीं ले सकते। यहाँ ठंडक इसलिए है क्योंकि यहाँ हवा के बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जमीन से गर्मी अब्सॉर्ब करते हैं और इसे एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। आप इसी वजह से यहाँ सांस नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल इसलिए यह प्लेन बुरे वक्त के लिए ऑक्सीजन मास्क से लैस होते हैं। थोड़ा इस तरफ चलते हैं। यह स्ट्रेटोस्फीयर है। यहाँ हवा के मॉलिक्यूल्स और भी कम होते हैं और यहीं पर वेदर प्रोब्स उड़ते हैं। यह छोटे गुब्बारे की तरह होते हैं जिनका इस्तेमाल लोग कंप्यूटर के साथ मौसम को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं। एटमॉस्फेयर के इस हिस्से में मशहूर ओजोन लेयर भी है। यह नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के खिलाफ हमारी ढाल है। ओजोन लगभग ऑक्सीजन के समान है, सिवाय इसके कि इसमें 3 एटम्स होते हैं। जब नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं, तो वे O3 मॉलिक्यूल्स में क्रैश हो जाती हैं। यह किरणें मॉलिक्यूल्स को O2 और एक ऑक्सीजन एटम में तोड़ती हैं। यह किरण खुद गर्मी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ओजोन तुरंत रीजेनरेट हो जाता है। एक सिंगल ऑक्सीजन एटम O2 से जुड़ता है और ओजोन मॉलिक्यूल फिर से हमारी हिफाजत करने के लिए तैयार है। यह इनविजिबल ढाल है जो हमें रेडिएशन से बचाती है। इसी की बदौलत पृथ्वी पर तमाम तरह की जिंदगी मौजूद है। जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, हमने एटमॉस्फेयर में फ्रीऑन गैस को एमिट करना शुरू कर दिया। हम इससे अपने पुराने रेफ्रिजरेटर्स को भरते थे। एक सिंगल क्लोरीन एटम हवा में होने पर एक फ्रीऑन मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है और फिर यह सिंगल ऑक्सीजन एटम को बाइंड कर देता है। इससे ओजोन पहले की तरह रीजेनरेट नहीं हो सकता है। खुशकिस्मती से हमने नुकसानदायक गैसों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और ओजोन लेयर फिर से बनने लगी है। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि यह 21वीं सदी के बीच में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। स्ट्रेटोस्फीयर लगभग 50 किलोमीटर पर खत्म हो जाती है। अगली परत मेसोस्फीयर है जो इन सभी में सबसे ठंडी है। औसतन यहाँ पर तापमान लगभग -95 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपके फ्रीजर से 5 गुना ज्यादा ठंडा है। यह एटमॉस्फेयर की वह परत है जहाँ बाहर से आने वाले मीटियोर्स एयर फ्रिक्शन की वजह से इग्नाइट होने या सुलगने लगते हैं, फिर वो आखिरकार पूरी तरह से जल जाते हैं। यहाँ की हवा हवाई जहाज या गुब्बारों के उड़ने के लिए बहुत पतली है, लेकिन यह सैटेलाइट्स के लिए अभी भी बहुत डेंस है। इसलिए एटमॉस्फेयर की इस परत को अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया जा सका है। अगली परत समुद्र तल से 90 किलोमीटर से लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह लास वेगास और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी से थोड़ी ज्यादा है। कॉमन लाइन एटमॉस्फेयर की इसी परत में मौजूद है। यह हमारे ग्रह और अंतरिक्ष के बीच की सीमा है। थर्मोस्फीयर वह जगह है जहां हमारे सभी स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट उड़ते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी मौजूद है। यहाँ तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ की हवा आपके ओवन से लगभग 10 गुना ज्यादा गर्म होती है। यह सब सोलर एक्टिविटी की वजह से होता है, लेकिन आप इस गर्मी को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। यहाँ गर्मी लाने वाले मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि आप सचमुच उनके बीच तैर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा पूल है जिसमें पानी की सिर्फ 3 बूंदें हैं। यह थर्मोस्फेयर है। और हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ऊंची परत एक्सोस्फेयर है। यह हमारे एयर बबल की सबसे चौड़ी परत है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी बाउंड्रीज चांद से लगभग 1,93,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वो पॉइंट है
जहाँ सोलर रेडिएशंस का दबाव पृथ्वी की ग्रेविटी से ज्यादा होने लगता है। यह अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि एस्ट्रोनॉट्स जो अलग अलग स्पेस मिशंस पर गए और ISS पर रह रहे हैं, वह असल में कभी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं गए।